Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. I am Laiba and you are watching Biology with Laiba. So in today's video we are going to start chapter number 4 of class 9th, that is cells and tissues. So in today's video we will discuss cells in detail, that what are the cells. So सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल्स की डेफिनेशन क्या है. So cells are the basic structural and functional unit of living organisms, of all the living organisms. कि सेल क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया पे, चाहे वो ह्यूमन है, वो कोई एनिमल है, वो कोई प्लांट है, वो कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है या कुछ भी है. सॉरी, वायरस नहीं, वायरस तो ए सेलुलर है ना. सो बैक्टीरिया है, कोई फंजाई है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सब का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट किस तरह से है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू लेके चलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किडनीज़ हैं. किडनीज़ एक ऑर्गन है और वो किससे मिलके बने हुए हैं? नेफ्रॉन्स से. और नेफ्रॉन्स क्या है? हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं. ठीक है. इसके अलावा हम अगर देख लें ब्रेन को, सो ह्यूमन ब्रेन किससे मिलके बना हुआ है? न्यूरॉन्स से. और न्यूरॉन्स किससे मिलके बने हुए हैं? आपके पास नर्व सेल्स से. और नर्व सेल्स क्या हैं? आपके पास एक जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं उनकी एक टाइप है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगर अपने लंग्स को. सो लंग्स क्या हैं? लंग्स मिलके बने हुए हैं एल्व्यूलाई से. और एल्व्यूलाई आपके पास क्या है? वो भी स्पेशलाइज्ड सेल्स की एक टाइप है. ठीक है. अब देखें, जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास किडनी आ गया, हमारे पास ब्रेन आ गया, हमारे पास लंग्स आ गया, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ना कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से मिलके बना हुआ है. ठीक है. अब हम देख लेते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट किस तरह से है. नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? फंक्शनल यूनिट, कि ये किस तरह से बॉडी के अंदर एज अ फंक्शनल यूनिट एक्ट करती है. अब हमारी बॉडी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है. आप देख लें कि चाहे वो कोऑर्डिनेशन हो, ब्रेन कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो सर्कुलेशन हो, चाहे वो आपके पास एक्सक्रीशन हो, चाहे वो आपके पास रिस्पायरेशन हो, चाहे वो आपके पास रिप्रोडक्शन हो. ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, ये जितने भी फंक्शंस हैं, ये सब मिलकर कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल्स. ठीक है. ब्रेन कोऑर्डिनेशन में क्या है कि हमारे पास न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और न्यूरॉन्स क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं. ठीक है. और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अब सर्कुलेशन में आप देख लें कि हमारे पास ब्लड सेल्स, डिफरेंट ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं. एक्सक्रीशन में आप देख लें हमारे पास किडनीज इन्वॉल्व हैं, और किडनीज में नेफ्रॉन्स जो हैं वो हमारे बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन को, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती हैं. इसके अलावा रिस्पायरेशन देख लें आप, रिस्पायरेशन में आपके लंग्स इन्वॉल्व हैं. रिप्रोडक्शन देख लें, रिप्रोडक्शन में आगे डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सेल्स आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल मेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स आ जाते हैं स्पर्म्स, एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स आ जाते हैं आपके पास एग्स. सो सेल क्या है? कोई भी फंक्शनल यूनिट है. ठीक है. अब नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं कि ये सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे टीचर्स हमें एक एग्जाम्पल देते थे कि जिस रूम में हम खड़े हैं ये डिफरेंट ब्लॉक से मिलके बना हुआ है. सो इसी तरह हमारी बॉडी भी जो है उसमें सेल एक ब्लॉक का काम करता है. ठीक है. अब देखें डिफरेंट सेल्स है ना,
जब बहुत सारे सेल्स आपस में यूनाइट होते हैं तो वो आपके पास बना देते हैं टिश्यूज़। जब टिश्यूज़ आपस में यूनाइट होते हैं वो बना देते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जब यूनाइट होते हैं तो वो मिलके बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह ऑर्गन सिस्टम यूनाइट होते हैं आपस में तो वो ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं, ठीक है। सो बेस कौन है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, सेल से, ठीक है। सो सेल क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब इस सबको हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि सेल्स क्या हैं। सेल्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स हैं। फिर स्ट्रक्चरल यूनिट्स मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल हम किडनीज़ को ले लेते हैं, ब्रेन्स को ले लेते हैं, लंग्स को ले लेते हैं, तो उनके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनसे मिलकर वो बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल किडनीज़ के जो सेल्स हैं वो नेफ्रॉन्स हैं और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रेन के जो सेल्स हैं वो न्यूरॉन्स हैं और लंग्स के जो सेल्स हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स वो एल्वियोलाई हैं, ठीक है। किडनीज़ का फंक्शन क्या है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करना। इसके अलावा ब्रेन का फंक्शन क्या है कि फुल बॉडी की कोऑर्डिनेशन करना। लंग्स का फंक्शन क्या है कि रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करना, ऑक्सीजन एक्सचेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट ही हम देख लेते हैं फंक्शनल यूनिट किस तरह से है। सो हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, इस सब में क्या चीज़ इन्वॉल्व है, सेल्स इन्वॉल्व हैं। फिर हमने देख लिया रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स को, स्पर्म सेल्स आ गए और हमारे पास एग सेल्स आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सेल्स जो हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सो किस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि सेल जो है वो बेस है, सेल से स्टार्ट होते हैं, सेल कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम जब मिलता है तो फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी डिस्कवरी ऑफ सेल। लास्ट आपको समझ आ गया ना कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो सब मैंने रिवाइज भी कर दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्कवरी क्या है। अब देखें, हर चीज़ जो भी इस दुनिया में मौजूद है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं डिस्कवर हुई है। सो जो बेसिकली हमारे पास सेल्स हैं वो 2 टाइप्स के सेल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन आपके पास आ जाते हैं डेड सेल्स और सेकंड आपके पास आ जाते हैं लिविंग सेल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेड सेल्स को कि डेड सेल्स क्या हैं। अब साइंटिस्ट जो हैं वो पहले ज़माने में हर एक चीज़ को बहुत कीनली ऑब्ज़र्व करते थे, उसको बहुत डिटेल से ऑब्ज़र्व करते थे। सो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। रॉबर्ट हुक साहब हैं तो उन्होंने डेड सेल्स को डिस्कवर किया। किस तरह से डिस्कवर किया कि उन्होंने एक प्लांट से कॉर्क लिया और उस कॉर्क के स्लाइस को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा, जो प्लांट सेल का जो कॉर्क का स्लाइस था उसके अंदर कुछ इस तरह के हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। इस तरह से कुछ हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स थे और वो स्ट्रक्चर्स जो थे वो एक जगह पे स्टैटिक थे, ठीक है। वो स्ट्रक्चर्स मूव नहीं कर रहे थे, वो एक जगह पे स्टैटिक थे। सो इससे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ प्रेजेंट तो है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, वो एक जगह पे है। सो इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया था डेड सेल्स का। अब हम देख लेते हैं कि जो प्लांट सेल्स की सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल को जब अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी किया गया तो उसमें भी कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर्स पाए गए थे, ठीक है। अब सेल वॉल का क्या काम है कि वो प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी मीन्स के उसको थोड़ा सख्त बनाता है, ठीक है। इसके अलावा उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको एक फर्म स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। फर्म एक मतलब सख्त स्ट्रक्चर उसको बना देता है। अब देखें, हमने देखा है कि प्लांट मूव नहीं करते और प्लांट किस लिए मूव नहीं करते, क्योंकि सेल वॉल के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं दैट आर डेड,
वो लिविंग सेल्स नहीं है। चूँकि वो डेड सेल्स हैं इसीलिए वो अपनी जगह से मूव नहीं करते, और हैंस प्रूव दैट प्लांट्स भी अपनी जगह से मूव नहीं करते। तो किस वजह से नहीं करते? सेल वॉल की वजह से नहीं मूव करते। सेल वॉल का फंक्शन सिर्फ उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करना है, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उसकी जो इनफ्लो और आउटफ्लो है मटेरियल्स का उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। फ्लो ऑफ मटेरियल्स, इसको कंट्रोल करना है। सो रॉबर्ट हुक ने जो है वो 2 डिस्कवरीज की थी। एक उसने क्या डिस्कवर किया था? डेड सेल्स को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। और सेकंड रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था जी? सेल वॉल, ठीक है। सो रॉबर्ट हुक के नाम के साथ 2 चीज़ें रिलेटेड हैं। फर्स्ट वन क्या है आपके पास? डिस्कवरी ऑफ डेड सेल्स, ठीक है। और सेकंड आपके पास जो चीज़ रिलेटेड है दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल। ओके जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 2 लिविंग सेल्स को। सो लिविंग सेल्स को जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं उनके नाम में भी हुक आता है। तो क्या आप लोग जो है वो गेस कर सकते हैं कि वो कौन से साइंटिस्ट हैं? सो उन साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वॉन लीवन हुक, ठीक है। तो सर एंटोन वॉन लीवन हुक ने क्या किया था कि अब पहले जो साइंटिस्ट थे उनकी क्या, बल्कि साइंटिस्ट क्या पहले के सारे लोगों की आदत थी कि कोई भी चीज़ होती है वो उसको डीपली ऑब्जर्व करते हैं। सो इनके बारे में एक बात फेमस है कि ये अपने काउच पे लेटे हुए थे और लेटे लेटे इन्होंने अपने दांत से जो है वो प्लाग साफ़ किया और उसको वो ले गया अपने लैब के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने उसको अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी किया। क्या किया जी? प्लाग लिया और प्लाग को उन्होंने स्टडी किया अंडर द माइक्रोस्कोप, और उसमें उन्होंने क्या देखा कि कुछ मूविंग पार्टिकल्स या कुछ मूविंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और उसको उन्होंने क्या नाम दिया था कि ये सेल्स हैं, ठीक है। उन्होंने उसको एज अ सेल डिस्कवर किया था, और वो सेल्स बेसिकली क्या थे? बैक्टीरिया थे। सो एक चीज़ अब हमें क्लियर होगी कि जब हम ब्रश नहीं करते तो हमारी दांतों के ऊपर जो येलो लेयर बन जाती है उस येलो लेयर को प्लाक कहते हैं, और उस प्लाक के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। सो एंटोन वॉन लीवन हुक ने इनको स्टडी किया अंडर द माइक्रोस्कोप, और उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी जगह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब एंटोन वॉन लीवन हुक ने चूँकि माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, सो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी में भी जो बड़ा नाम है वो एंटोन वॉन लीवन हुक का है, ठीक है। सो चूँकि माइक्रोस्कोप उनका अपना था तो उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, लाइक वो कभी स्टैगनेंट वाटर को ले जाते थे उसके नीचे स्टडी करने के लिए, कभी वो रेन वाटर को लेके चले जाते थे। सो इस दफ़ा उन्होंने क्या किया कि बस लेटे लेटे प्लाग निकाला, उसको लेके माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया, और वहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। उस मूविंग ऑर्गेनिज्म को, उस मूविंग एलिमेंट को उन्होंने नाम दे दिया ये सेल है, और वो सेल बेसिकली क्या था? वो बैक्टीरिया था। सो यहाँ तक आपको क्लियर है ना? आगे मूव ऑन करते हैं। ओके जी, सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओरिजिनेशन के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि हर एक चीज़ का अपने टाइम में एक ओरिजिनेशन रहा है, ठीक है। हर एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हुई है। सो एज अ मुस्लिम वी ऑल नो दैट अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर, और जो साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी किसी हद तक जो हैं वो कुरान से रिलेट करते हैं। सो आगे जाके हम एक थ्योरी भी पढ़ेंगे जिससे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इवॉल्व हुए। सो नंबर की बेसिस पे, सेल्स की नंबर की बेसिस पे जो सेल्स हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ये चीज़ आप देखेंगे तो आपको ओरिजिनेशन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सो नंबर की बेसिस पे जो हैं वो 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। एक आ जाते हैं आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स,
नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। सो फर्स्ट ऑर्गेनिज़म जो दुनिया पे इवॉल्व हुआ था, या जो दुनिया पे सबसे पहले नमूदार हुआ था, वो हुआ था 3.5 to 4 बिलियन ईयर्स एगो, कि आज से तकरीबन 3.5 से 4 बिलियन साल पहले जो है वो इवॉल्व हुआ था। सो ये चीज़ किससे पता चलती है? फॉसिल स्टडी से एंड मॉलिक्यूलर स्टडीज से। सो फॉसिल्स एंड मॉलिक्यूलर स्टडी ने क्या बताया कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दुनिया पे इवॉल्व हुआ था वो हुआ था 3.5 से 4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये आपके MCQs में भी आ सकता है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज़म इवॉल्व हुआ था दुनिया पे वो कितने टाइम पीरियड में हुआ था। सो उसका आंसर क्या है? 3.5 to 4 बिलियन ईयर्स अगो। सो जो फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म इवॉल्व हुआ था वो कहाँ पे इवॉल्व हुआ था? हाइड्रोथर्मल वेंट के अंदर। ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट। अब हाइड्रोथर्मल वेंट क्या है? अब हम देख लेते हैं कि हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर, एक ऐसा टर्म जो कि टेम्परेचर और वाटर दोनों से रिलेटेड है। सो हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होता है कि पानी में एक ऐसी जगह ओशन के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इकट्ठा हुआ हो और वो उबल रहा हो, वो बॉयल हो रहा हो। ठीक है, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोथर्मल वेंट। सो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओशंस के अंदर। ठीक है, फर्स्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ था हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, और हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट थे? ओशंस में। और जो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो क्या था? दैट वॉज बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या है? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आपको हर जगह पे मिलता है, ठंडी से ठंडी जगह पे भी और गर्म से गर्म जगह पे भी। फॉर एग्जांपल, अब सबसे कोल्ड एरिया की एग्जांपल हम देख लेते हैं, एंटार्क्टिका। फॉर एग्जांपल, अगर आप एंटार्क्टिका में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी बैक्टीरिया आपको मिलेगा। और गर्म से गर्म जगह, फॉर एग्जांपल अगर आप वोल्केनो को देख लें तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। इवन बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट होते हैं। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जिसको हम गट बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, और वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। अब बैक्टीरिया क्या था? वो हमारे पास एक प्रोकैरियोट था। वो हमारे पास एक प्रोकैरियोट था। इट मीन्स कि वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था। आगे जाके मैं आपको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, उसमें आपको ये टर्म प्रोकैरियोट क्लियर हो जाएगी। सो क्या था कि जो फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वो 3.5 से 4 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास ओरिजिनेट हुआ था। और फॉसिल स्टडीज़ और मॉलिक्यूलर स्टडीज़ ने क्या बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो कितने टाइम पीरियड पहले इवॉल्व हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? हाइड्रोथर्मल वेंट में, एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी जो है वो उबल रहा होता है। और ये कहाँ पे हुआ था? ओशंस के अंदर। अब देखें, कुरान भी कहता है कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को पानी से पैदा किया, और यही कॉन्सेप्ट साइंस में भी है कि हर एक चीज़ पानी से पैदा की गई है। और पहला क्या था? ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया था, और वो क्या था? प्रोकैरियोट था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से सेल हैं जो मोर देन 1 सेल से मिलके बने हुए हों? ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हों। अब हम देखते हैं कि मोनो होता है, डाई होता है, ट्राई होता है, टेट्रा होता है, पेंटा होता है। इस तरह से ऑर्गेनिजम्स के केस में नहीं होता। ऑर्गेनिजम्स के केस में या यूनिसेलुलर होता है या फिर मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, ओके। सो ऑर्गेनिजम्स के केस में ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है, फिर उसके बाद 2 सेल से बना है, फिर 3 सेल से बना है। नहीं, या तो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होगा जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, या तो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा जिसको हम मल्टी सेलुलर कहेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था वो ओरिजिनेट हुआ था, इवॉल्व हुआ था तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है,
तकरीबन 500 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुआ था। अब चूँकि उस टाइम पे साइंटिस्ट जो हैं वो स्टडी कर रहे थे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, तो स्टडी करते करते उनको एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मिल गया, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन का नाम दिया। ठीक है, सो क्या नाम दिया था उन्होंने उसको, एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, हो सकता है कि ये एग्ज़ाम्स में MCQs आ जाए। ठीक है, सो फर्स्ट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उन्होंने डिस्कवर किया था, या जो फर्स्ट ओरिजिनेट हुआ था, उसका नाम क्या था, फाइसेलियस फाइसिलिया। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, फाइसेलियस फाइसिलिया। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था। अब ये जो ऑर्गेनिज्म था फाइसेलियस फाइसिलिया, ये फर्स्ट टाइम जो है वो इवॉल्व हुआ था, और इसका जो ओरिजिनेशन था वो भी वाटर से ही था। ठीक है, सो जैसा कि कुरान भी कहता है कि अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ को पानी से पैदा किया, सो साइंस के कॉन्सेप्ट्स भी उसी के साथ रिलेटेबल हैं। ठीक है, फाइसेलियस फाइसिलिया को हम एक और नाम भी देते हैं, पुर्तगीज़ मैन ऑफ वॉर। ठीक है, क्या नाम देते हैं हम इसको, पुर्तगीज़ मैन ऑफ वॉर। ये नाम हम इसको किस लिए कहते हैं कि जो उनके बेरी जहाज़ चलाने वाले थे, या जो जंगें वगैरह करते थे, जो उनकी आर्मी थी, उनकी जो हेड्स थी, जो उनकी केप्स थी, उनकी जो शेप थी वो इस ऑर्गेनिज़म की तरह थी। ठीक है, ये ऑर्गेनिज़म आपको इमेज में नज़र भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं कि जो पुर्तगीज़ मैन ऑफ जो वॉर थे, जो उनकी आर्मी थी, उनकी जो हेड्स थी, उनकी शेप बिल्कुल इसी ऑर्गेनिज़म की तरह की थी। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिज़म जो है वो यूकैरियोटिक है। ठीक है, और यूकैरियोटिक, हम इसको ट्रू यूकैरियोटिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इनका जो न्यूक्लियस था वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के मुकाबले में थोड़ा कम्प्लेक्स था। ठीक है, इनका न्यूक्लियस क्या था, कम्प्लेक्स था, लेकिन ह्यूमंस की तरह इनके पास ट्रू या जो एक परफेक्ट न्यूक्लियस होता है वो नहीं था। सो ये सब था कि ओरिजिनेशन ऑफ सेल्स, के सेल किस तरह से ओरिजिनेट हुए, फिर उसमें हमने देख लिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। प्रो का लफ्ज़, प्रोकैरियोटिक का जो वर्ड है ये मिलके बना हुआ है 2 वर्ड से। फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है प्रो, विच मीन्स बिफोर, एंड सेकंड आपके पास आ जाता है कैरियन, विच मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो हैं कि जो उस टाइम पे इवॉल्व हुए जबकि न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि इनके पास जो है वो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की तरह कम्प्लेक्स न्यूक्लियस नहीं है, अगर तो इसका फिर ये मतलब तो नहीं है कि उनके पास जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होगा। नो, दे डू हैव जेनेटिक मटेरियल। उनके पास जेनेटिक मटेरियल है जो कि RNA की फॉर्म में भी हो सकता है एंड DNA की फॉर्म में भी हो सकता है, और यही जेनेटिक मटेरियल है जो उनको उनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने में, उनको रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल्स देख लें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें आ जाता है आपके पास बैक्टीरिया एंड ई कोलाई। सो बैक्टीरिया जो है आपके पास वो उसके अंदर जो DNA या RNA प्रेजेंट होता है वो उसके थ्रू अपनी रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करता है और अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है। नेक्स्ट हम ई कोलाई को देख लें, तो ई कोलाई जो है वो तकरीबन 20 मिनट्स के अंदर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनाता है अपनी। ठीक है, अब इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोइड क्या होता है कि ये एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, और
उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, डीएनए एंड आरएनए। सो इन शॉर्ट क्या हुआ कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो वर्ड से मिलके डिराइव हुए। प्रोकैरियोटिक का वर्ड प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस। सो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो उस टाइम पीरियड में इवॉल्व हुए जब न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अब इनके अंदर ह्यूमंस की तरह या दूसरे एनिमल्स की तरह, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, लेकिन फिर भी इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था। हमने बैक्टीरिया की एग्जांपल देख ली, ई कोलाई की एग्जांपल देख ली। ये अपने डीएनए आरएनए जो कि इनका जेनेटिक मटेरियल है उसको यूज़ करते हुए अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। ई कोलाई 20 मिनट्स के अंदर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनाते हैं। और ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड में। और न्यूक्लियोइड इटसेल्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके जी, सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये भी टू वर्ड से मिलके बना हुआ होता है। फर्स्ट वन आपके पास आ गया यू विच मीन्स ट्रू एंड कैरियन विच मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है। सो जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर कम्प्लेक्स न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रॉपर एंड कम्प्लेक्स न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम देख लेते हैं कि इनके न्यूक्लियस की शेप क्या होती है, इसको कम्प्लेक्स न्यूक्लियस क्यों कहते हैं। सो हम डायग्राम के थ्रू आपको बताते हैं। ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आगे छोटे छोटे पोर्स। ठीक है, अब मैं साथ इसको लेबल करती हूँ, साथ आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। सो ये आ गई आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हर स्ट्रक्चर की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा जैसे सेल के पास साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के पास भी होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसके अलावा जो ये सेंटर का पोर्शन है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियोलस। और इसके अलावा ये जो स्मॉल आपको रेड डॉट्स नज़र आते हैं ये हो गए पोर्स। पोर्स का काम क्या होता है कि जितनी भी मटेरियल की एंट्री है, जितना भी मटेरियल का एग्जिट है उसको कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके पास राइबोसोम्स, कुछ लोग इसको राइबोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का जो कि एक प्रॉपर और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसीलिए इनको यूकैरियोट कहते हैं कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको कन्फ्यूजिंग लगती है या कहीं पर भी आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी को। अब एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी क्या है। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ लाइफ को। ठीक है, और ये किसने प्रेजेंट की थी, लेन मार्गुलिस या लाइन मार्गुलिस भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, जो भी है। अब इन्होंने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया पे जाने से पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं कि ये हर टाइम लगा रहता है। जो भी फूड हम लेते हैं, जो भी हमारा बॉडी इनटेक होता है वो उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में। और हमारी बॉडी या जितने भी सेल्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी हासिल करते हैं। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कन्वर्ट करता है जितनी भी फूड है, जितनी भी और इनटेक है बॉडी का, सेल का, वो उसको कन्वर्ट करके देता है एनर्जी में और फिर सेल या बॉडी उसको यूज़ करती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म था। ठीक है,
उन्होंने ये कहा था कि ये सेल के अंदर पहले से मौजूद नहीं था, बल्कि ये एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म था जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक था। अब नॉन फोटोसिंथेटिक से क्या मुराद है कि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता था और दूसरे सोर्सेज से अपनी फूड लेता था। सो इसको मैं क्या कहूँगी कि ये हेटेरोट्रॉफिक था, या आप इसको हेटेरोट्रॉफिक भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या था? हेटेरोट्रॉफिक था। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म था जो कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया था, और ये नॉन फोटोसिंथेटिक था, और ये अपनी फूड जो है वो दूसरे सोर्सेज से लेता था, इसलिए इसको उन्होंने हेटेरोट्रॉफिक कहा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, अब नेक्स्ट मूव ऑन करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एनिमल और ह्यूमन सेल्स के अंदर? नो, इनके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। अगर एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता तो सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन होता, ठीक है। सो प्लांट्स के अंदर इसलिए प्रेजेंट होता है कि प्लांट्स को अपनी फूड खुद प्रिपेयर करनी पड़ती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। क्लोरोप्लास्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या कहा था कि ये फ्री लिविंग नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, जबकि क्लोरोप्लास्ट को उन्होंने कहा कि ये फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इट मीन्स कि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करता था, ठीक है। अब आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है, और सनलाइट को और वाटर को यूज़ करके फिर प्लांट्स जो हैं या जितने भी ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी जो है वो आपको डायग्रामेटिकली समझाने लगी हूँ कि लेट्स सपोज ये आ गया आपके पास क्लोरोप्लास्ट, या आ गया आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसके बारे में क्या कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को इनगल्फ कर दिया, ठीक है। और जब इन दोनों की रिप्रोडक्शन हुई तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे बने कि जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था, और कुछ ऐसे बने कि जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, ठीक है। इसको आप ले लें माइटोकॉन्ड्रिया और इसको आप ले लें क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या था कि इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ को जो है वो सपोर्ट किया था, प्रेजेंट किया था इस थ्योरी ने। अब जो स्टार्ट में ये थ्योरी जिस टाइम आई थी तो उस टाइम पे लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया था। क्यों एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था? कि ये वो थ्योरी थी जिसने फर्स्ट टाइम ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रेजेंट किया था, और साइंटिस्ट ने इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस दिए थे कि उस टाइम पे लोग इस थ्योरी को मानने पर मजबूर हो गए थे। अच्छा जी, अच्छा, तो इसके बारे में क्या कहा था कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था, आगे जाके उन सेल्स से सारे एनिमल्स बने प्लस ह्यूमंस बने, ठीक है। और वो सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था उनसे आगे जाके फिर प्लांट्स बने। सो हाउ इंटरेस्टिंग कि क्लोरोप्लास्ट भी फ्री लिविंग था, फोटोसिंथेटिक था, और माइटोकॉन्ड्रिया फ्री लिविंग नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था। क्लोरोप्लास्ट ने जो है वो इनगल्फ कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, फिर उनकी रिप्रोडक्शन हुई, कुछ सेल्स ऐसे बने जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था, कुछ सेल्स ऐसे बने जिनमें जस्ट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, और ऐसे सेल्स जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था उन्होंने और वो एज अ ओरिजिन साबित हुए एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए, और वो सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट था उनसे सारे क्या बने? प्लांट्स बने। सो जहाँ तक हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, सो उससे एनिमल्स और ह्यूमंस का ओरिजिन इस तरह से हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया हमने कहा था कि नॉन फोटोसिंथेटिक है और हेटेरोट्रॉफिक है, जो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। सो एनिमल्स को भी आप देख लें, वो भी नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, ह्यूमंस भी नॉन फोटोसिंथेटिक्स हैं। एनिमल्स भी अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ह्यूमंस भी अपना फूड दूसरे सोर्सेज से लेते हैं, ठीक है। जब तक हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट से मिलके हमने क्या कहा कि सारे प्लांट्स बने। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने बात की थी कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया था। अब क्लोरोप्लास्ट मींस के इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल क्या है? आपके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और ये पिगमेंट क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है और प्लांट्स को हेल्प आउट करता है कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करें। अब हम बात करते हैं एविडेंसेस ऑफ एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, ठीक है। अब
इन्होंने क्या एविडेंसेस दिए थे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्लस क्लोरोप्लास्ट, इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इट मीन्स कि उनके पास जो है वो अपना डीएनए प्रेजेंट है, दे हैव देयर ओन डीएनए, ठीक है। और उस डीएनए के थ्रू जो है इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग की, कि ये खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये खुद अपनी कॉपीज बना सकते हैं और खुद अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सो ये क्या एक और प्रॉपर्टी इनके अंदर क्या आ गई कि दे आर इंडिविजुअली रिप्रोड्यूसिंग, या दे रिप्रोड्यूस इंडिविजुअली, ठीक है, दे रिप्रोड्यूस इंडिविजुअली। एक प्रॉपर्टी एक और भी आ गई इनके अंदर। सो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, दे हैव सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी, दे हैव सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी, दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स, सो दे लिव एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सो ये ऑरिजिन को किस तरह से सपोर्ट करते हैं, या ये एविडेंस किस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग था, इसकी स्ट्रॉन्गनेस की वजह क्या थी कि उन्होंने ऑरिजिन को सपोर्ट किया। अब हमने क्या कहा था कि जो लाइफ का ऑरिजिन है दैट इज़ प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक किस तरह से है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास प्रोकैरियोटिक था, फ्री लिविंग नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था, क्लोरोप्लास्ट फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था। क्लोरोप्लास्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को इनगल्फ कर दिया, इनगल्फ करने के बाद जब इन्होंने अपनी इंडिविजुअल लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैरी आउट की, अपनी जो सेल एक्टिविटीज़ थी उनको कैरी आउट किया, उसके बाद जब इनकी रिप्रोडक्शन हुई तो रिप्रोडक्शन के बाद कुछ सेल्स ऐसे बने जिनके अंदर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया था, कुछ सेल्स ऐसे बने जिनके अंदर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट था। माइटोकॉन्ड्रिया वाले सेल्स ने एनिमल्स और ह्यूमंस को ओरिजिनेट किया, एनिमल्स एंड ह्यूमंस को बनाया, और जो क्लोरोप्लास्ट वाले सेल्स थे उन्होंने मिलकर बना दिया सारे के सारे प्लांट्स को। सो इस थ्योरी के एविडेंस ने क्या प्रूव किया कि जो लाइफ का ओरिजिन है दैट इज़ प्रोकैरियोटिक इन नेचर। ये था हमारा आज का सेशन, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और सेल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद बायोलॉजी विद लाइबा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर 1% भी आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।